सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनकी कुंडली है, इनका नाम राधे है। ये कुंडली है सतबरवा झारखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है कि जो चल अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार से अनासक्ति का भाव रखता हो और जो आसक्ति का भाव नहीं रखता हो, मतलब जो उसमें आसक्त नहीं है, जो उसमें चिपका हुआ नहीं है, जो उसको खो जाने से डरता नहीं है, उसे ही सनातन धर्म के सिद्धांतों की बातें बतानी चाहिए या उसी को बताया जाता है। वहां इन्होंने एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं। अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञान विधीयते धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। जो व्यक्ति धर्म अर्थ यानी कि चल अचल संपत्ति में और विषयोपभोग की भावनाओं से आसक्त नहीं है, उसे ही सनातन धर्म का ज्ञान देना चाहिए। अब आइए आपको विषय पे लेके आता हूं। ये कुंडली सिंह लग्न की है, जो मूलतः स्थिर लग्न है, स्थिर राशि है। वनों में विचरण करने वाली राशि, सूर्य के प्रधानता से प्रभावित ये राशि है। राशि के समस्त राशियों के अधिपति सिंह राशि के अधिपति सूर्य होते हैं नवग्रहों में। नवग्रह मंडल जब बनाया जाता है तो उसमें केंद्र में सूर्य को रखा जाता है। तो ये केंद्र की एक ऐसी मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रह जिसके अधिपति जो सिंह राशि के हैं वो समस्त ग्रहों को बल देने की योग्यता और क्षमता रखते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि पंडित जी, क्या ग्रह जो जन्म के समय में जैसा बैठ गया है वैसा ही बैठा रहेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बैठा रहेगा, पर वो आपके जन्म के समय का ये चक्र है और अभी के हिसाब से वो चक्र बदल जाता है। मतलब वो आपके जन्म के समय पे, ये कुंडली क्या है, आपके जन्म के समय पे आकाश की स्थिति समस्त ब्रह्मांड को 12 भागों में बांट दिया तो एक एक भाग 30-30 डिग्री का हो गया। अब जब 30 डिग्री का हो गया तो उन 12 भागों में एक एक राशियों को स्थान दे दिया गया और अब ग्रह जो है वो नवग्रह उन्हीं आकाश के विभिन्न 30-30 डिग्री के क्षेत्र को विभिन्न विभिन्न समयों में पूरा करते हैं। जैसे सूर्य 1 महीना एक राशि के क्षेत्र को पार करने में लगाते हैं। शनि, राहु, केतु, शुक्र, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बुध, इन सब का अपना अपना समय है विभिन्न राशियों के पार करने का। अब मतलब सोच के देखिए कि चंद्रमा इतनी गतिशीलता से अपनी तीव्रगामी होने के कारण इतने जल्दी पार करते हैं कि वो झट से 1 से 2 सवा 2 दिन में ही सवा 2 दिन में ही एक राशि पार कर जाते हैं। और वही उसी राशि को पार करने में शनि को 2.5 वर्ष लग जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को 1 वर्ष से भी कई बार तो ज्यादा समय लग जाता है। और वही ग्रह चंद्रमा जो इतना जल्दी जल्दी पार करता है कि वो झट से ही एक राशि को पार कर जाता है। उसकी चाल इतनी तीव्र है, तीव्रगामी ग्रह। सूर्य 1 महीने में पूरा कर जाते हैं। तो ऐसे ये चीजें बनती हैं और कई बार वो आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है, 2-4 दिन, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। चंद्रमा में पर नहीं बदलता, सूर्य में भी नहीं बदलते। वक्री हो जाने से, मंदगामी होने से, अति वक्र हो जाने से, अति तीव्र हो जाने से वो ग्रहों का जो चलने का प्रभाव है, मतलब जो उनकी गति होती है वो बदलती रहती है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये सिंह लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के लिए कारक होते हैं नवम भाव के अधिपति मंगल और चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल। ये केंद्र और त्रिकोण के अधिपति हैं। इस कुंडली में मंगल का मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन इस भाव के लिए मंगल काल पुरुष की कुंडली के लिए यहाँ नीच के हो जाते हैं और चतुर्थ भाव में एक तरीके से व्यक्ति को पिता माता से सुख तो देते दिख रहे हैं, पिता को नौकरी वगैरह में या अच्छा व्यवसाय या अच्छा कार्य क्षेत्र दिखा रहे हैं, पर वस्तुतः यहाँ पे घर में कई बार कलह का वातावरण मच जाता है और कलह बनने लगता है। यहाँ बुध नीचा विलासी हो रहे हैं जो लाभ के अधिपति होकर के लाभ भाव में ग्रहण है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को देर से चीजें मिलती हैं और विलंब से ग्रहण के हिसाब से का अर्थ होता है कि ग्रहण लगने के कारण जो भी चीज़ वो व्यक्ति चाहता है कि मिल जाए उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ वो चीज़ें मिलती हैं। पर अभी कुंडली पे बताऊंगा, उससे पहले आपको पंचांग बता दूं।
माघ माह में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर होता है और सुंदर स्वभाव का भी होता है। इनकी कुंडली में इनका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है। शिशिर ऋतु शनि से प्रभावित ऋतु है, इसके अधिपति शनि होते हैं। इस वजह से भी जन्म कुंडली में व्यक्ति के दिनचर्या में थोड़े से आलस्य देखने को मिलते हैं और लग्नेश छठवें भाव में, इस वजह से कोई भी काम एक बार में नहीं होता। और शिशिर ऋतु से प्रभावित होने के कारण, साथ ही साथ चंद्रमा के साथ राहु के बैठने के कारण ये जो स्थितियां बन रही हैं वो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को थोड़े से विलंब से एक्टिव करने वाले बन रहे हैं। इनका जन्म शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के जन्मे होने से स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था, मन, धन और इमोशन ये सब बिल्कुल ही संतुलित होगा और व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा दूरगामी सोच को लेकर के उत्पन्न होता है। उसकी बुद्धि बिल्कुल भी खराब नहीं होती। पर मंगलवार के जन्मे होने से कहा जाता है वक्र बुद्धिर जराजीवी रणोत्साही महाबली। वक्र बुद्धि का, टेढ़ी बुद्धि का होता है और आसानी से हार न मानने वाला होता है, जिद्दी होता है, क्रोधी और कठोर वचन बोलने वाला भी होता है। वैसे शुक्र की नीच दृष्टि प्राप्त हो रही है और बुध के ऊपर जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि प्राप्त हो रही है। इस वजह से कई बार विलंब से विवाह होने का योग बन जाता है। कारण है क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर शनि की दृष्टि घूम करके आ रही है 10वीं पर, अपनी राशि को देख रहे हैं, मित्र को देख रहे हैं, मित्र की नहीं अपनी राशि को देख रहे हैं, मित्र को देख रहे हैं। धन भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि है, पीछे सूर्य बैठे हैं, थोड़ी कठोरता रहेगी, आगे शुक्र बैठ करके नीच दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ये सारी जो स्थिति बनेगी वो व्यक्ति के जीवन में कई बार मानवीयता के गुणों को आप प्रदर्शन तो कर देती है। उसका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, ज्ञान पक्ष बहुत अच्छा होता है, विदेश भाव बहुत अच्छा होता है, उसका चिंतन बहुत अच्छा होता है, प्रामाणिकता से कोई भी बात करता है, अनुभव बहुत होता है उसके पास चीज़ों का, क्षेत्र का, विषयों का। तो ये सारी चीज़ें सकारात्मक है। पर नकारात्मकता में एक बात बनेगी कि अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी और उसमें भी सरकारी नौकरी के प्रबल योग भी बने हुए हैं। गुरु शनि का ये बैठना, शुक्र का उच्च का होना और शनि का इस भाव को देखना, मंगल का इस भाव को देखना, ये सारी चीज़ें, गुरु मंगल का शिक्षक ये योग बनाना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को सरकार से और सरकारी संपत्ति से सुख देने वाले बन रहे हैं। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए अपना व्यापार भी अगर व्यक्ति करना चाहे तो 100% कर सकता है। आगे बढ़कर के बताऊंगा, इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के प्रीति योग में हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति इसके नक्षत्र के अधिपति होते हैं और वैसे ये पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और इस कुंडली के लिए गुरु जन्म कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश होते हैं, कारक होते हैं और केंद्र में बैठे हैं। त्रिकोण के अधिपति होकर के नवम भाव के अधिपति मंगल से देखे जा रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति और नवम भाव के अधिपति मंगल ने एक दूसरे को देखा है। ये योग ही जातक को पिता से, पूर्वजों से, दादा दादी से और जितने भी लोग हैं घर परिवार के लोग, उन सबसे अच्छा संबंध विकसित करने वाला हो सकता है। पर शुक्र के नीच दृष्टि के कारण और बुध के ऊपर शनि की पापक दृष्टि पड़ने के कारण जो मार्केश होती है स्थिति में इस कुंडली के लिए, उनकी थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो सकती है। कई बार वो आपको ऐसे वचन से पुकार लेंगे या बोल देंगे जिसके कारण कभी कभी मन उदास और हताश हो सकता है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव के अधिपति पे है। इस वजह से रिलेशनशिप ऐसे ढूंढें, ऐसा संबंध बनाने की कोशिश करें जो लंबा चले और उसमें कभी भी कठोरता का भाव न रहे। नवांश कुंडली में मंगल नीच के हो जा रहे हैं और शनि स्वग्रही हैं। राहु यहाँ मेष के बैठे हैं जिसके अधिपति नीच के हैं। कुंडली मिलाए बिना विवाह न करें। वैसे आपकी कुंडली मंगलिक है, केंद्र में शनि और गुरु दोनों हैं तो मंगल दोष भंग भी होगा। अपनी राशि के बैठे इस वजह से उतने कठोर नहीं होंगे, पर इस कुंडली के लिए वो कम से कम अच्छे परिणामों के साथ मांगलिकता का दोष अवश्य ही लगाएंगे। और एक बात और भी है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव जहाँ के अधिपति गुरु जो हैं वो जहाँ बैठे हैं उससे चंद्रमा और गुरु का संबंध द्विद्वादश का बन रहा है। इस वजह से कई बार संतान उत्पत्ति में बाधाएं न झेलनी पड़े। इस कारण से भी कुंडली मिला करके ही विवाह करने की आवश्यकता है। शूद्र वर्ण और देवगण के हैं आप। आपका दाम्पत्य कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक कमजोर भी देख रहा हूँ। इस वजह से विवाह कभी भी करना होगा तो मिथुन राशि, मीन राशि और तुला राशि के जातकों से आपका विवाह सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। विवाह के लिए दिशा उत्तर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया रहे। ये स्थिति इतनी बनती है। नक्षत्रों के आधार पर विशाखा, कृतिका, पुनर्वसु, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और साथ ही साथ रोहिणी,
ये नक्षत्र अच्छे बनेंगे। दान वगैरह अगर करना होगा तो पुनर्वसु में मत करिएगा। दवाइयाँ अगर पहली बार किसी बीमारी की खानी हो तो पुनर्वसु में मत खाइएगा। ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली अच्छी बनी है नौकरी के मामले में, और आपको सबसे पहले सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस कुंडली में पदस्थ अधिकारी बनने के योग भी बड़े अच्छे बने हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य की उपासना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। गीता जी के 11वें और 13वें अध्याय में से किसी एक अध्याय का पाठ आवश्यक होगा। रविवार को नमक बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अभी दशा शनि की चल रही है, 2024 से बुध की दशा आएगी जो निश्चित रूप से अच्छी जाएगी। अब आपकी कुंडली में मैं दशाओं पे आता हूं, जो नक्षत्र से देख करके, डिग्री देख करके और डिग्री के साथ उनके वाले बनने वाले ग्रह के नक्षत्र के साथ संबंधों के आधार पे कहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। आपकी कुंडली में सूर्य लग्नेश होते हैं, जन्म कुंडली में 6वें भाव में 23 डिग्री के बैठे हैं, और इस आधार पे वो 50% का परिणाम वो ग्रह करेगा। लेकिन इसके साथ साथ नवांश कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके साथ वो 11वें भाव के अधिपति होते हैं, 11वें में बैठे हैं। ये इनकी स्थिति अच्छी होगी धन धान्य के मामले में, प्रेम वगैरह के मामले में। दशमांशा कुंडली में वो ग्रह आपकी कुंडली का रोगेश बनता है और जा करके जन्म कुंडली में उच्च का होकर के बुध के साथ बैठा है। इस वजह से व्यक्ति प्रतियोगिता और नौकरी क्षेत्र से लाभ अच्छा कमा लेता है। पदस्थ अधिकारी बनकर के अपनी बुद्धि चला करके अपने ज्ञान के बल पे धन कमाएगा, और निश्चित रूप से सूर्य की दशा जातक के जीवन में मेहनत और पराक्रम करवा करके धन देने का काम करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा पे आते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जो बनी है उसके आधार पे 29 डिग्री 46 कला, पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र। इस कुंडली के लिए गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी हमेशा ही, पर चंद्रमा 29 डिग्री के मृतप्राय होंगे। नवमांश कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पे आपकी कुंडली में वो दशम स्थान के अधिपति होते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात होगी, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति होंगे तो मंगल का वहां बैठना उनका, जैसे यहाँ मंगल बैठे हैं अपनी राशि के यहाँ नीच के हैं, पर चंद्रमा केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में, और मंगल का नीच भंग कहीं से भी हो नहीं रहा, पर गुरु की दृष्टि के कारण मंगल के नीच प्रभावों में कमजोरी अवश्य ही आएगी, और मंगल चाह करके भी बहुत बुरा परिणाम कभी भी नहीं कर पाएंगे। डिग्री के आधार पे तो चलो चंद्रमा मृतप्राय जरूर हैं, पर दशमांशा कुंडली में वो ग्रह आपकी कुंडली का पंचमेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का एजुकेशन और उसकी बुद्धि और निश्चित रूप से उसका यश उसको सट जाता है और मिल जाता है। यही चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली के लिए आपको सुख देने वाली होगी। मानसिक संताप कम होगा, व्यग्रता नहीं रहेगी, स्थिरता रहती है, मन कुतूहल में नहीं रहता, और कभी भी कोई किसी बहुत गंभीर बात की चिंता नहीं होती है। चंद्रमा की दशा इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में लाभ भाव में राहु के संपर्क में हैं। इस कारण से परेशानी थोड़ी बहुत रह सकती है। विशेषतया गुरु से चंद्रमा अगर 11वें या 12वें नहीं होते तो अच्छी बात होती, अगर केंद्र में होते तो अच्छी बात होती, पर चंद्रमा के पास अपना पक्ष का बल है और 11वें भाव के चंद्रमा कभी भी असंतुलित नहीं होते। इस वजह से निश्चित रूप से उनकी दशा मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी 25% के परिणाम के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। ये चंद्रमा है। इनकी दशा काल में आपको अगर कुछ भी करना होगा तो थोड़ा संकोच करना चाहिए, थोड़ा शांत रहिए। विदेश जाने का भाव बने, चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा, ऐसी अगर कोई बात बने तो निस्संदेह बिल्कुल ही बात बनती है। चंद्रमा की दशा में आपके ऋण मुक्ति का भाव लगेगा, आप विदेश जा सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, कुछ हद तक आर्थिक नुकसान भी इस दशा में संभव है। मन थोड़ी बहुत चिंता में रह सकता है, ये एक आम बात होगी 12वें भाव के अधिपति होने के कारण ऐसा होता है। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, उनकी स्थिति जन्म कुंडली में 1 डिग्री पे है, और ये ग्रह आपकी कुंडली में चूंकि बैठा है अपनी राशि का सम संख्या का तो मृतप्राय हो जाएगा 1 डिग्री के होने के कारण। उसकी डिग्री यहाँ पे आपको क्रिएटिव बना रही है, उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे सामान्यतया प्रशासनिक सेवाओं में योग बना रहे हैं, उसकी 8वीं दृष्टि चंद्रमा को देख करके आपको धनवान बनाने के लिए काफी है। पर वो ग्रह चूंकि मृतप्राय है, इस वजह से वो अपने प्रभावों में थोड़ी बहुत कमजोरी से दे तो कोई आश्चर्य बात वाली बात नहीं होगी। पर निस्संदेह दशमांश कुंडली में और नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह नीच का हो रहा है। नवमांश कुंडली में नीच का है, दशमांश कुंडली में भी नीच का हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्थितियां दोनों वर्ग चार्ट में एक साथ एक जैसे होने के कारण कुछ संतुलित होकर के परिणाम अवश्य ही दे देगा। पर एक बात बता दूं तो इस चंद्रमा की दशा में भी आपका मन शांत रहे और भाग्यवादी व्यक्ति बन जाए। पर भाग्यवादी न बने, चंद्रमा के बाद मंगल की दशा में व्यक्ति को कम से कम, अंतर की भी बात करता हूं तो हमेशा ही पुरुषार्थी और पुरुषार्थ पे टिक करके काम करने की आवश्यकता है। निस्संदेह मंगल की दशा आपकी कुंडली में भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में बैठने से
भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में बैठने से और यहाँ पे जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर के नीच के होकर के शनि से दृष्ट होने से थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। यहाँ की स्थिति माता के लिए बहुत अच्छी बनेगी। गुरु और शनि के देखने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार माता थोड़ी बहुत बीमार होंगी, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। मंगल की दशा में आपकी कुंडली में विवाह का योग बन सकता है। चल अचल संपत्ति के बारे में विचार कर सकते हैं। इस कुंडली में चल अचल संपत्ति अपनी भी है और सरकारी भी है। ये योग आपकी कुंडली में लगा है। मंगल की दशा में धार्मिक कृत्य होते हैं, मांगलिक कृत्य होते हैं, विवाह शादी होती है, विवाह वगैरह का योग बनता है, यात्राएं होती हैं, विदेश गमन होता है, पहचान बनती है, समाज का उत्कृष्ट व्यक्ति आपके संपर्क में आता है। ये सारी चीजें मंगल की दशा में होती हैं। थोड़ी कमजोर है दशा क्योंकि ग्रह मृतप्राय है। हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य करिए। सूर्य को अर्घ और हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, ये अवश्य ही इस कुंडली के लिए लाभान्वित हो सकता है। बुध की स्थिति धनिष्ठा नक्षत्र, ये मंगल आपकी कुंडली में कारक होते हैं और बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है भी। और वस्तुतः मंगल विशाखा के बैठे हैं जिसका अधिपति गुरु उन्हें देख रहा है। बुध जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति देख रहा है। इस वजह से गुरु और बुध की दशाएं नक्षत्र के आधार पर भी बहुत अच्छी जाएंगी। इसके अतिरिक्त बुध की जो स्थिति बन रही है उसमें मैं ये बात कर दूं तो ये बुध आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठा है आपको 50% का परिणाम करेगा। दशमांसा कुंडली में भी वो ग्रह चतुर्थेश होकर के और जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर के, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के धन भाव में बैठे। कल को आप अपना रोजगार या अपने नाम पे कोई व्यवसाय, कई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी हो तो निस्संदेह ये धनदायक योग आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा। ये बुध की दशा आपकी कुंडली के लिए मैं निश्चित रूप से कह दूं तो पराक्रम कराने वाली और पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पे अपने सभी सपनों को पूरा करने वाली साबित होगी। बुध आपकी कुंडली में ठीक है, खराब नहीं है। मंगल भी ठीक होंगे, वैसे बलवान तो मंगल भी होंगे पर इस भाव के लिए वो अच्छे नहीं होते। इस वजह से कई बार दिमाग अशांत रहता है और बेचैनी सी बनी रहती है। गुरु की बात करूंगा, कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, और सूर्य वो जन्म कुंडली में छठवें भाव में बैठने लगने से होकर के तो काम विलंब से हो, देर से परिणाम देते हैं। और वो जो गुरु हैं आपकी तुला लग्न की कुंडली में नवमांश में छठवें भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव में बैठे हैं। शुक्र की उच्च दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ शुक्र उच्च के थे, यहाँ शुक्र नीच के हो गए, उच्च भंग हो गया। पर गुरु से दृष्ट होने के कारण कम से कम उनके अंदर सकारात्मक भाव अवश्य रहेगा, पर निश्चित रूप से थोड़ी बहुत व्यवधान के साथ, क्योंकि वहां वो छठवें भाव के अधिपति हैं, छठवें भाव में बैठे हैं तो दूसरे को नष्ट नहीं करेंगे। कम से कम अपनी दृष्टि से कुछ न कुछ फायदा अवश्य ही देने की कोशिश करेंगे, पर कम। ये बात भी पक्की है। पर ये गुरु दशमांसा कुंडली के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छे बने हैं और 100% वो आपकी नौकरी के लिए लाभान्वित करने वाला हो रहा है और वो आपको फल देगा भी। गुरु की दशा आपकी कुंडली के लिए भाग्यशाली होगी। गुरु की दशा में भाग्य से जुड़ करके व्यक्ति काम करता है, भाग्य का सुख भी मिलता है, संतान का सुख मिलता है, विवाह का सुख मिलता है, पति अच्छा मिलता है, दाम्पत्य अच्छा होता है, संतति की समस्या नहीं होती है और व्यक्ति कम से कम इहलौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुखों को समझने वाला भी होता है और सबके प्रति अच्छा भाव रखने वाला। वाणी चतुर्थ और दशम छठा भाव, यहाँ पे थोड़ी कमजोरी होगी जो नौकरी के लिए थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, पर यहाँ भी वैसे आपको चरित्रहीन तो नहीं ही बनने देंगे। ये गुरु थे। शुक्र की बात अगर करूंगा तो आपकी कुंडली में शुक्र स्थिति में बना करके बैठे हैं शनि के नक्षत्र में। अवस्थागत वो जन्म कुंडली में वृद्ध हैं, गुरु और शुक्र दोनों ही डिग्री के आधार पे, क्योंकि जो डिग्री इनकी बनी है वो उन्हें वृद्ध ही लेके जा रही है, मैं जहां तक समझ रहा हूं। तो ये डिग्री में वृद्ध हो रहे हैं तो 25 डिग्री से भी कम परिणाम दे सकते हैं। इस वजह से गीता जी का अध्ययन मैंने कहा है और एकादशी का व्रत तो प्रत्येक व्यक्ति, सनातन हिंदू के जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म के लोग में जितने भी लोग हैं, जैन धर्म के जितने भी हैं, बौद्ध जितने भी हैं और सिख जितने भी हैं, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अपने आप को कम से कम कभी भी हिंदू से अलग ना समझे। वो सनातनी ही हैं और वो सूर्य को अर्घ दे और कम से कम सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए हमेशा ही खड़े रहें आतताइयों से। और दूसरी बात है कि ये देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो ये कमजोर हो रहे हैं, इनको बल देने के लिए प्रत्येक वर्ण के लोगों को एकादशी अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी अवश्य करें और माथे पे चुटिया अवश्य रखें और अपने मस्तक पे तिलक अवश्य धारण करें। ये 3 चीजें कोई आपका कॉपी ना करे, ये बात हमेशा याद रखें। तो आपको हमेशा ही अपने सनातनी होने का प्रमाण शिखा और सूत्र और मस्तक पे चंदन का टीका लगा होना आपका प्रमाण देता है। और ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल हैं तो ये नहीं कर सकते, नहीं, संदेह कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन आपको आपके धर्मशास्त्र को
पालित करने से नहीं मना करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति रही। शनि भी जन्म कुंडली में ठीक है, पर मृतप्राय है। मैं तो समझता हूं कि मारक ग्रह है और कमजोर है तो अच्छा ही है। उसका बलवान होना आपको कष्ट दे सकता है। तो ये बात आपकी कुंडली में यहां तक रही। वैसे शनि आपके दशमांशा कुंडली के लिए ठीक बने हैं, राहु के संग हो रहे हैं। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, मेहनत करनी होगी तब जाकर के सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दशाओं के क्रम में शुक्र और शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से उसमें मन शांत रहेगा और तृप्ति का भाव भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे एक और भी मिलेगी कि व्यक्ति कम से कम शनि और गुरु की दशाओं में, राहु और केतु की दशाओं में प्रैक्टिकल चीजों को समझने वाला होगा और जीवन के वास्तविक मर्म को समझेगा। अब आपकी कुंडली में मैं नक्षत्र पे बात कर चुका हूं, डिग्री के आधार पे तो सारी चीजें बताई मैंने, लग्न नवमांश दशमांश में ग्रहों का प्रभाव भी बताया। अब आपकी कुंडली में मैं धन योग जोड़ देता हूं। लग्न के अधिपति का छठवें में जाना दरिद्र दोष होता है, इस वजह से किसी को दीजिए मत और काम में मेहनत और बढ़ाइए। धन भाव के अधिपति का सप्तम में आना, ये व्यापार खुद का करके भी, व्यक्ति नौकरी करके भी किसी भी तरीके से उसको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ आमदनी अवश्य हो जाता है, ऐसा भी काम करता है। तीसरे भाव के अधिपति का आठवें में जाना पर उच्च का होना मेहनत बढ़ाए और सफल भी करे, मतलब मेहनत भी करने को मजबूर करे और सफल भी करे। वाणी अच्छी करिए और उसको और भी ज्यादा परिष्कृत करिए। चतुर्थ भाव, चतुर्थ में बहुत बढ़िया सुख है, संपत्ति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव बहुत बढ़िया, पिता का सुख, पिता का प्रेम, पर यहाँ केतु बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के, हालांकि व्यक्ति के अंदर धर्म और अध्यात्म और सेवा का भाव, ये सब जो बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है। छठा भाव ठीक है, पर यह नौकरी में कभी कभी प्रतियोगिता भी देता रहेगा। मृतप्राय है, इस वजह से ठीक है कि मारक ग्रह कमजोर है तो बढ़िया ही है। वैसे गुरु के साथ शनि का बैठना, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके पास है और निश्चित रूप से आपका भाग्य बल भी आपके साथ हमेशा ही खड़ा है। आठवां भाव कुछ मामले में ठीक है और मैं तो समझता हूं कि आपकी कुंडली में द्वितीय अष्टम भाव, दशम भाव के अधिपति उच्च के हैं, तो आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, पद वाली नौकरी भी आपको भाग्य में मिल जाएगी और पराक्रम भी करने को मजबूर कर रहे हैं। तो ये आपकी कुंडली की बात है। नवम भाव बहुत बढ़िया, ये माता का सुख, माता की सेवा और घर का वातावरण ठीक रखे, पर अपना दिमाग खसक जाता है कभी कभी, इसको संतुलित रखिए। दशम भाव बहुत बढ़िया, नौकरी का योग। एकादशवां ग्रहण में है, पर इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अपने भाव से नवम पर नीचा भिलासी, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी। मेहनत बढ़ाइए और भी ज्यादा मेहनत करिए जो काम कर रहे हैं। एकादशवां के बाद 12वां ठीक बना है, वो विदेशों से और बाहर जाकर के धन कमाने के लिए योग्य बना देता है। ये आपकी कुंडली है। सूर्य कमजोर हैं थोड़े से और चंद्रमा जन्म कुंडली में, सूर्य तो ठीक है, चंद्रमा थोड़े कमजोर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको बल देने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पे इस कुंडली के लिए आगे चतुर्थी का व्रत बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ हमेशा ही दीजिए, अपने घर की सफाई खुद से करिए, कहीं भी जाना हो घी का दीपक अवश्य जला करके तब निकलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।